हाँ जी गाइस, तो एक और मंगल, एक और दंगल, बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूँ पूरे हफ्ते की। एंड यहाँ पे आज भाई धमाका होने वाला है क्योंकि पहली अपडेट जो है वो जियो की तरफ से है एंड इन्होंने जियो टीवी प्रीमियम के कुछ नए 3 प्लान्स लॉन्च कर दिए हैं। वैसा पहली बार हुआ है कि जियो टीवी ने प्रीमियम वाले सेक्शन के लिए कुछ एक ऑफरिंग्स निकाली हैं। इससे पहले जितने भी रिचार्जेस के साथ में जियो टीवी बंडल होके आता था वो फ्री वाला होता था। अब जो बंडल इन्होंने बना के दिया है इसके अंदर 14 ओटीटी एप्स का एक बंडल आपको बन के मिलेगा। जितने भी सारे नेम है, जियो टीवी प्रीमियम, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, ZEE5, पूरी लिस्ट में यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। तो एडिटर साहब यहाँ पे लोगोस भी लगा देंगे जिससे आप इजीली कनेक्ट कर पाओ। अब प्लान्स के बारे में बता देता हूँ। तो पहला प्लान है 398 का जिसमें 28 डेज की वैलिडिटी है, 2 GB का डेली डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS एंड इसमें जो ओटीटी का आपको बंडल मिलेगा वो 12 एप्स का एक्सेस मिलेगा, ना कि 14। अगला प्लान 1198 का है। इसके अंदर सारी ऑफरिंग सेम रहेंगी, बस जो वैलिडिटी है वो बढ़ के 84 डेज हो जाती है एंड 2 एप्स और ऐड हो जाते हैं। 12 की जगह पूरा 14 एप्स का आपको एक्सेस मिलता है। एंड फाइनल जो प्लान है वो है 4498, अप्रोक्सीमेटली 4500 रुपए का, जिसमें 1 साल की वैलिडिटी मिलती है, सारे 14 एप्स का एक्सेस एंड साथ में प्रायोरिटी कस्टमर केयर का आपको एक्सेस मिलता है। मजे की बात यह है भाई, इस 4500 रुपए के प्लान के लिए इन्होंने EMI ऑप्शन भी निकाल दिया है। तो अगर किसी को ये प्लान ये चाहिए हो लेकिन किस्तों में पैसे देने हो तो वो भी कर पाओगे, लेकिन क्रेडिट कार्ड से अगर करो तो ये ध्यान रखना, क्रेडिट कार्ड आजकल हर बात पे EMI बनाने पे 300, 400, 500 वैसे ही काट लेंगे। बात तो सही है। इसके साथ में एक 148 का डेटा एड ऑन और है जिसके अंदर 10 GB डेटा मिलता है एंड साथ में 12 एप्स का एक्सेस आपको मिल जाता है अगर आप अपने करंट प्लान के ऊपर ये वाला टॉपअप लगाना चाहो तो। अब एक बात यहाँ पे नोट करने वाली है कि प्राइम वीडियो सिर्फ मोबाइल के लिए अवेलेबल है, तो वो ध्यान रखना। प्लस कितने लोगों को ये सच में प्लान्स ऐसा लगा कि हाँ भाई आप आगे चल के इनको ऑप्ट इन करोगे, नीचे मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि मुझे सच बताऊं तो इतना ज़्यादा खास लगा नहीं। सिर्फ 3 ऐप्स हैं मेन जो कभी कभार मैं एक्सेस करता हूं, जो कि है डिज्नी हॉटस्टार, सोनी लिव और ZEE5 और जियो सिनेमा। अब इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि कुछ और मैं ऐसा एक्सेस करता हूं, लेकिन अगर है मजेदार आपके लिए तो मुझे बता देना कमेंट करके। अगली अपडेट है हमारे एयरपोर्ट्स को लेके। सो बेसिकली सीन ऐसा है कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने एयरपोर्ट्स पे 5G का एक्सेस देने के लिए रिक्वेस्ट किया एंड एक प्रपोजल रखा काइंड ऑफ, लेकिन DGCA यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने ये प्रपोजल रिजेक्ट भी कर दिया। बेसिकली इनका मानना है कि अगर 5G इन एयरपोर्ट के एरियाज में आता है तो वो अच्छा खासा इंटरफेरेंस देगा एयरक्राफ्ट के ऑल्टीमीटर की फ्रीक्वेंसी के साथ। तो ये कह रहे हैं कि भाई इंटरफेरेंस आए एंड चीजें आगे बढ़े, हादसे होने के चांसेस अगर 1% भी बढ़ता है तो ऐसा काम कोई भी करेगा नहीं, राइट। जो डिवाइस यहाँ पे बताया गया वो है एयरक्राफ्ट ऑल्टीमीटर एंड ये बेसिकली वो डिवाइस होता है जो टेरेन से हाइट को मेजर करने में हेल्प करता है कि भाई एयरक्राफ्ट लैंड से कितनी ऊपर है। इस डिवाइस से इंटरफेरेंस हो सकती है 5G की फ्रीक्वेंसी की एंड इसीलिए 5G को कर दिया टाटा बाय बाय फ्रॉम द एयरपोर्ट्स। वैसे ठीक भी है यार, पैसेंजर्स की जान से ज्यादा थोड़ी है 5G। अगली अपडेट है हमारे टेलीकम्युनिकेशंस बिल को लेके एंड आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा कि हमारे 138 साल पुराने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट को रिप्लेस करने के लिए नया टेलीकम्युनिकेशंस बिल 2023 आ चुका है। एक खास बात इस बिल में ये रखी गई कि जो भी OTT प्लेटफॉर्म्स है ना उनको भी टेलीकम्युनिकेशंस की डेफिनेशन के अंदर ले आए हैं। इसके साथ ही टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के कंसर्न्स को ध्यान रखते हुए, उनकी भावनाओं को समझते हुए गवर्नमेंट ने ट्राई के कुछ पावर्स को कर्ब करने का भी डिसीजन लिया है। इवन बिल में यह भी डिस्कस किया गया कि स्पेस कम्युनिकेशंस का जो पूरा स्पेक्ट्रम है उसको भी ऑक्शन ना किया जाए, डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस से बांट दिया जाए। लेकिन जो लोग इस चीज को फॉलो अप कर रहे हैं आप में से, उनको पता होगा कि जियो काफी टाइम से अटका हुआ है कि नहीं भाई ऑक्शन करो, आप भले ज्यादा पैसा दो लेकिन मुझे ज्यादा माल मिलेगा उससे, जिससे मार्केट में वो थोड़ी पकड़ बना पाएंगे। एंड एयरटेल उसका ऑपोजिट चाह रहा है कि भैया एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से मिलना चाहिए सबको। तो जियो यहाँ पे अटका हुआ है। अब टाइम बताएगा कि भाई क्या होने वाला है आगे, इंटरनल एक्सटर्नल पावर्स काम करेंगी या फिर गवर्नमेंट कुछ अपने हिसाब से ही कुछ नया कानून निकालेगी, ये तो टाइम ही बताएगा भाई। क्या लगता है आपको, नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। अगली अपडेट भारत नेट की तरफ से है एंड भारत नेट के ऊपर अपडेट ये है कि गवर्नमेंट ने अभी तक इस प्रोजेक्ट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं। अब ये भारत नेट प्रोजेक्ट को 2011 में अनाउंस किया गया था एंड आज 12 साल के बाद बेसिकली इसका जो कंप्लीट मिशन है वो धीरे धीरे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका जो मेन पर्पस था
वो ये था कि विलेजेस एंड ग्राम पंचायत के अंदर प्रॉपर कनेक्टिविटी पहुंचाई जाए इंडिया के हर कोने के अंदर। यहाँ पे कनेक्टिविटी का मतलब मैं ब्रॉडबैंड सर्विसेज की बात कर रहा हूँ। इवन इस प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए एक यूज ऑफ फंड भी बनाया गया जिसमें सारे ऑपरेटर्स थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं हर साल, एंड एक स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी BBNL जैसी कंपनी को भी बनाया गया इसको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन बाद में BBNL को BSNL के साथ में मर्ज कर दिया गया था जिससे इसकी एफिशिएंसी और ज्यादा बेटर निकल के आए। अब BSNL के भाई MTNL के बारे में बात करूं तो उसके ऊपर मैंने एक बहुत जबरदस्त वीडियो बनाया था, स्केरी डेथ ऑफ MTNL। मर गई या नहीं मर गई कंपनी, ये मैंने पूरा इस वीडियो के अंदर डाला है, चाहो तो जाके जरूर देख लेना अगर अभी तक ना देखा हो तो। भारत नेट बेसिकली इंपॉर्टेंट इसलिए होता जा रहा है क्योंकि जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं ना वो हर गांव के हर कोने में जाके ब्रॉडबैंड पहुंचाने के लिए फीजिबल नहीं है उनके लिए। वो ये सोचते हैं कि जितने भी टाउन्स हैं बड़े बड़े जहां पे मासेज हैं, कनेक्शन ज्यादा से ज्यादा बिक सकते हैं, वहां पे पहले पहुंचा जाए, उनको कवरेज दी जाए। लेकिन गवर्नमेंट का काम है कि इंडिया के हर कोने में ब्रॉडबैंड सर्विस पहुंचाना, तो इस तरीके का एक स्पेशल प्रोजेक्ट होना ही चाहिए। अगली अपडेट है DTH प्लेयर टाटा की तरफ से, यानी टाटा प्ले की जो इनका पूरा सर्विस है ना, ये तो सबको पता ही होगा कि सारे ही DTH प्लेयर्स HD चैनल्स बहुत पहले से ऑफर करना स्टार्ट कर दिए थे, सेपरेट वर्जन HD के नाम से, जैसे स्टार प्लस नॉर्मल है, एक स्टार प्लस HD निकाल दिया एंड सो ऑन। तो टाटा प्ले इसमें पहला प्लेयर कंट्री का बन चुका है जिसके पास 100 HD चैनल्स हो गए हैं उनके पूरे बुके में। इनके पास दूरदर्शन के 44 चैनल भी हैं, लेकिन साथ में मजे की बात यह है कि ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि इनके पास जो सैटेलाइट बैंडविड्थ है ना वो इंक्रीज हो गई है 50% से, तभी ये ज्यादा HD चैनल्स को अकोमोडेट कर पाए हैं अपने पूरे ब्रोशर या फिर कह लो मेन्यू के अंदर। इवन ये भी बता दूं, एयरटेल से भी ज्यादा ट्रांसपोंडर्स इनके पास हैं, यानी 36 ट्रांसपोंडर्स बताए जा रहे हैं टाटा प्ले के पास हैं, मतलब कंट्री में हाईएस्ट है इनके पास। वैसे यार ये बताओ DTH लगा हुआ है आप लोगों के घरों में या फिर नहीं, मतलब गए जमाने? तो एयरटेल DTH, टाटा प्ले, सन टीवी, पता नहीं यार क्या चल रहा है। मेरे घर में तो मैंने हटा चुका हूं, सिर्फ OTT चल रहा है, एंड्रॉइड टीवी और फायर स्टिक के भरोसे जिंदगी कट रही है बढ़िया। तो अभी हमने भारत नेट की बात करी एंड अब अगला अपडेट उसी से रिगार्डिंग थोड़ा कुछ है। बेसिकली जो यूनियन टेरिटरीज है हमारी अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड, वहां पे गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि अब ब्रॉडबैंड को ढंग से पहुंचाया जाए। बेसिकली करंट सिचुएशन की बात करें तो बताया जा रहा है कि अभी वहां पे लिमिटेड सैटेलाइट बैंडविड्थ है ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4.1 Gbps एंड 1.7 Gbps रिस्पेक्टिवली, मतलब अंडमान निकोबार की 4.1 एंड लक्षद्वीप की सिर्फ 1.7। मतलब ये कलेक्टिव बैंडविड्थ है, ये सब बढ़ जाती है जितने लोग हैं वहां पे। उस हिसाब से अगर पॉपुलेशन देखी जाए, अंडमान निकोबार पे है अप्रोक्सीमेटली 4 लाख एंड लक्षद्वीप पे है अप्रोक्सीमेटली 68,000। लेकिन क्योंकि ये दोनों एरियाज जो हैं वो इंडिया के बहुत बड़े टूरिस्ट हब्स हैं, तो ऐसे में गवर्नमेंट को भाई लग रहा है कि हाँ भाई लोग जाते हैं वहां पे तो इंटरनेट कनेक्टिविटी दो, उनको बढ़िया हाई स्पीड इंटरनेट दो जिससे कि कनेक्टिविटी मेनलैंड से पूरी मस्त बनी रहे। अगली अपडेट काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि दो कंपनीज रॉजर्स एंड लिंक, ये दोनों कंपनीज कनाडा की हैं। इन दोनों ने मिलकर ये क्लेम किया कि इन्होंने कनाडा का पहला सैटेलाइट कॉल लगा लिया है जिसके अंदर कॉलिंग करी, डेटा का एक्सचेंज हुआ एंड ये पूरा नॉर्मल फोन से ही किया है। जो फोन यहाँ पे यूज किया गया है वो बताया जा रहा है सैमसंग S22 अल्ट्रा, ये तो आईफोन है। कॉल्स के साथ साथ जैसा मैंने बताया SMS, डेटा एंड इमरजेंसी सर्विसेज भी टेस्टिंग करी एंड ये पूरे एक्सपेरिमेंट में दोनों कंपनीज की अपनी अपनी एक्सपर्टीज यहाँ पे यूज हुई, जैसे कि लिंक का है LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट एंड रॉजर्स का नेशनल वायरलेस स्पेक्ट्रम। अब ये जो नेशनल वायरलेस स्पेक्ट्रम है ये इंश्योर करता है कि इस तरीके की सैटेलाइट कॉलिंग, SMS, ये सब चीजें एक नॉर्मल आदमी के हाथ में पड़े हुए फोन से नॉर्मल कम्युनिकेशन हो पाए, अलग से कोई बढ़िया सैटेलाइट फोन्स की नीड ना पड़े। तो बेसिकली एक अचीवमेंट है भाई, टेस्टिंग हो गई है तो धीरे धीरे इसको और ज्यादा ये एडवांस तरीके से टेस्ट आउट करेंगे एंड देन फाइनली हो सकता है कमर्शियल कर दें, क्योंकि इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड अगर ये करते हैं तो ऐसे में इस तरीके से आइसोलेटेड एरियाज में भी इमरजेंसी सर्विसेज दे पाएंगे ये लोग और ह्यूमन रेस का थोड़ा और भला हो जाएगा। एंड फाइनली आज का जो लास्ट अपडेट वो बेसिकली एक अपडेट नहीं है, एक ओवरव्यू है। 2023 खत्म होने को है एंड मैंने सोचा क्यों ना एक ईयरली रिव्यू डाला जाए कि क्या क्या हुआ हमारे देश में इस पूरे टेलको सेक्टर में। तो सबसे पहले 2023 को 5G का एक माइलस्टोन के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि यहाँ इस साल में 5G इतनी तेजी से रोल आउट हुआ है कि पूरे वर्ल्ड में किसी देश में इतनी तेजी से नहीं हुआ। एरिक्सन के डेटाबेस के हिसाब से इस साल का खत्म होते होते इंडिया के अंदर 130 मिलियन 5G यूजर्स हो जाएंगे एंड नो डाउट 5G की वजह से कंज्यूमर एंड पे जो ब्रॉडबैंड एक्सपीरियंस है वो काफी बेटर हुआ है। इवन ऊकला का स्पीड टेस्ट रैंक देखोगे तो इंडिया जो है वो सितंबर 2022 में यानी पिछले साल वर्ल्ड वाइड 119 रैंक पे थी, लेकिन वहां से जंप करके ठीक एक साल के बाद अगस्त के अंदर ये रैंक हो गई है
47। अब 5G आ तो गया है, लेकिन 5G के मोनेटाइजेशन के ऊपर अभी भी एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। नेक्स्ट हाईलाइट, इस साल गवर्नमेंट ने भारत 6G प्रोजेक्ट को हाईलाइट किया, लॉन्च करा, इसका विजन बताया, जिससे इनका एम है कि इंडिया सबसे पहला प्लेयर होना चाहिए जो 6G को डेवलप करे, फंड करे एंड एक्सपोर्ट भी करे। इतना ही नहीं, इंडिया ने 127 पेटेंट्स फाइल करे हैं 6G डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है स्पेस सेक्टर। तो बेसिकली 2023 में इसरो ने स्पेस पॉलिसी निकाली, जिसके अंदर ये बताया गया कि प्राइवेट प्लेयर्स अब स्पेस वाला ब्रॉडबैंड निकाल पाएंगे एंड एग्जैक्टली वही हुआ। जियो, एयरटेल, स्टारलिंक, अमेजन, बहुत सारे प्लेयर्स अंदर आ गए इस स्पेस वाले सेक्टर में मार्केट शेयर हड़पने। तो आने वाले सालों में सैटेलाइट कम्युनिकेशन का भी डेवलपमेंट काफी अच्छा खासा होने वाला है। एंड फाइनली सेमीकंडक्टर वाला सेगमेंट। हालांकि सेमीकंडक्टर के सेगमेंट में उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई, लेकिन एक फाउंडेशन जरूर से यहाँ पे इस साल में रख दी गई है। एक मेजर ड्रॉबैक ये भी रहा कि ताइवान की फॉक्सकॉन ने इंडिया के वेदांता की कंपनी के साथ $19.5 बिलियन का जो ज्वाइंट वेंचर डील थी उसको कैंसिल कर दिया। तो अब कुछ नए वेंचर्स ढूंढे जाएंगे, नए तरीके ढूंढे जाएंगे, जिसके बूते पे एक नया पूरा फैब्रिकेशन प्रोसेस एंड नए यूनिट्स डाले जाएं। तो ये कुछ था आज की इस पूरी वीडियो में, लेकिन आपके लिए एक इंटरेस्टिंग बात ये बता दूं, हमारी वेबसाइट गो स्किनली पे बहुत जल्दी एक नया इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट आने वाला है। अपार्ट फ्रॉम स्किन्स नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, ऐसा जो शायद अभी तक किसी ने क्लेम भी नहीं करा हो। तो स्टे ट्यून्ड रहना, और इंस्टाग्राम पे भी नोटिफिकेशन डाल दूंगा और यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। तो सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना इस वीडियो को। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya, take care and goodbye.